प्राचीन काल से ही कला को बहुत ही सम्मान दिया जाता है, उसकी इज्जत की जाती है क्योंकि हर एक व्यक्ति को कला प्राप्त नहीं हो पाती है और जिसके पास कला होती है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। और इन्हीं कलाकारों ने अपनी कलाओं से इस दुनिया को बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत बनाने का योगदान दिया है। तो आज हमारे स्टूडियो में ऐसी एक खास कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं जो कि एक स्केच आर्टिस्ट है। तो चलिए आज हम अर्जुन जी से स्केच आर्टिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्जुन जी रेडियो धूम पर हमारे आज के खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद आपका। अर्जुन जी, स्केच आर्ट के बारे में हमें आपसे बहुत कुछ जानना है, लेकिन उससे पहले हम आपका परिचय आपसे जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं और आपके परिवार में कौन कौन है? मैं रायगढ़ से हूँ और मेरा यही पालन पोषण हुआ है। और मेरे घर पे मेरी मम्मी है, मेरे भाई हैं बड़े और पापा हैं और चाचा चाची हैं, उनकी 2 बेटियां हैं और दादा और दादी हैं बस। ये तो बहुत खुशी की बात है अर्जुन जी कि आपके सर पे बुजुर्गों का हाथ है, क्योंकि बहुत से परिवार अभी ऐसे हैं। अगर मेरी भी बात करूं, अगर मैं तो मेरे दादा दादी को मैंने देखा नहीं है, तो मुझे भी ऐसा हमेशा से लगा कि काश मैं अपने दादा दादी को देख सकूं। तो ये बहुत खुशी की बात है आपके लिए। अर्जुन जी, हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि आपने कब से पेंटिंग करना यानी कि स्केच करना शुरू किया, या पेंटिंग के फील्ड में आपकी रुचि शुरुआत से ही रही है? मैं 5th क्लास से ही स्केचिंग करते आ रहा हूँ। मेरे एक चाचा हैं जो पेंटिंग करते थे, तो उनको देख देख के ही मुझे प्रेरणा मिली और मैं तब से ही स्केचिंग करते आ रहा हूँ। यानी कि आपके प्रेरणा स्रोत हैं आपके चाचा जी जी। बहुत अच्छी बात है। अर्जुन जी, आपके बारे में हमें बहुत कुछ जानना, हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए, बहुत इच्छुक है। अर्जुन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने बचपन से ही अपने चाचा जी से सीखा, उसके बाद क्या कहीं आपने किसी संस्था में इसका प्रशिक्षण लिया? नहीं, मैंने किसी भी संस्था या किसी भी जगह से मैंने क्लास नहीं की, ना किसी से सीखा। बस वो मेरे एक चाचा ही थे जो मुझे गाइड करते गए और मुझे बताते गए कि कैसे बनाना है और कैसे सीखना है, कैसे करना है। तो उन्हीं के जरिए से मैं यहाँ तक स्केच सीख पाया हूँ, यहाँ तक वो मुकाम हासिल कर पाया हूँ कि मैं आज एकदम अच्छे से मैं स्केचिंग कर पा रहा हूँ। तो कितने वर्षों तक आपने अपने चाचा जी से स्केच आर्ट सीखा? वो मैं अपने चाचा से लगभग मैं 2-3 साल ही मैं उनसे सीख पाया हूँ। उसके बाद से ही मैंने खुद से ही चालू किया बनाना। अभ्यास किया। जी। और आपने अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया। उस 2-3 सालों में अपने चाचा जी से सीखने के बाद आज खुशी की बात है कि आप दूसरों बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। जी हाँ, अभी मैं दूसरे बच्चों को भी प्रशिक्षण देता हूँ और उन्हें भी मेरी तरह आगे बढ़ने का मौका देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, हमें हर किसी को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अगर हम कुछ चीज सीखते हैं तो जरूरी है कि हम उसे दूसरों को भी सिखाएं। कला को बांध के नहीं रखना चाहिए, खोल देना चाहिए। अर्जुन जी, हम अक्सर सुनते रहते हैं कि ड्राइंग, स्केच, वाटर कलर पेंटिंग, इन सभी के बारे में मैंने बहुत से लोगों से सुना या पढ़ा या टीवी पे मैंने देखा। तो क्या ये सभी एक ही है या सब अलग अलग है? नहीं, जैसा आपने बताया, जो नाम बताया, वाटर कलर जो भी बताया, वो सब अलग अलग एक कैटेगरी में आती हैं। उनकी सबकी अलग अलग एक ड्राइंग बनती है, चित्र बनती हैं, तो सबका अलग अलग है। तो आप किस तरह का पेंटिंग करना पसंद करते हैं? मैं ज़्यादातर जो बनाता हूँ मैं वो सिर्फ पेंसिल से ही बनाता हूँ। पोर्ट्रेट बनाता हूँ पेंसिल से, ब्लैक एंड वाइट जो होता है जी, वो मैं अधिकतर बनाता हूँ। और मेरे पास ऑर्डर आते रहते हैं तो उनके जो ऑर्डर पे रहते हैं, उनको जिस तरह का चाहिए रहता है उसके हिसाब से मैं बना के देता हूँ। अब बाकी मैं जो खुद से बनाता हूँ वो ज़्यादातर मैं पेंसिल से ही बनाता हूँ, ब्लैक एंड वाइट जो होता है। तो आपने कभी कलर पेंटिंग करने का नहीं सोचा? नहीं, मैंने सोचा है, मैंने किया भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, बट किया है, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में नहीं कर पाया मैं उसे। छोटे बच्चे अक्सर क्या होता है कि कलर से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और छोटे छोटे बच्चे जो है वो कलर पेंटिंग करना बहुत पसंद करते हैं, चाहे उनको कलर भरना आए या ना आए। तो जब बच्चे आपके पास जाते हैं और वो स्केच आर्ट करते हैं सिर्फ पेंसिल से, तो क्या उन्होंने कभी आपसे पूछा नहीं कि सर इस पे कलर भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? कभी ऐसा किसी स्टूडेंट्स ने आपसे कहा हो? मेरे पास बहुत सारे तरह के बच्चे आते हैं जिन्हें पास खुद का अलग अलग एक शौक होता है कलर का, किसी के पास ब्लैक एंड वाइट का, है ना। तो मैं उन्हीं के हिसाब से सिखाता हूँ मैं। बट अगर जैसे सीखने का जो होता है तो एक ब्लैक एंड वाइट से जो पेंसिल से होता है वो एक बेसिक और शुरुआती चीज़ है सीखने का, जिसमें आदमी सीख पाता है।
और क्या है, कलर पे सीखने के लिए अगर हम कलर से सीख रहे हैं तो वो एक बार अगर कलर किए तो उसे हम दोबारा मिटा नहीं सकते, कर नहीं सकते। तो जो पेंसिल से सीखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, वो उसे हम बार बार मिटा के सीख सकते हैं। बट जो कलर जो होता है वो शुरू में नहीं कर सकते। इसलिए जो सिखाने का स्टार्टिंग है वो हम ब्लैक एंड वाइट और पेंसिल से ही चालू करते हैं। एक और सवाल है मेरे मन में, मैंने ग्लास पेंटिंग के बारे में सुना है, तो ये किस तरह का पेंटिंग होता है ग्लास पेंटिंग? ग्लास पेंटिंग जो है उसमें हम एक कांच की वो लेते हैं, प्लेट लेते हैं, उसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं पेंसिल से, फिर उसे उसके ऊपर कलर चढ़ाते हैं उस ड्रॉ के ऊपर पे, तो वो होता है ग्लास पेंटिंग। तो ग्लास पे जब हम पेंट करते हैं तो क्या वो बिखर नहीं जाता, क्योंकि वो तो बहुत चिकना होता है? नहीं, हाँ, उसमें जो हम लोग कलर यूज़ करते हैं, जो भी कलर, वाटर कलर जो होता है, वाटर कलर जो पहले होता है वो एक लिक्विड में होता है, गाढ़ा रहता है वो। अगर उसमें हम पानी मिलाएंगे तो वो फैलेगा, अगर उसमें पानी नहीं मिलाएंगे तो वो एक ही जगह रहेगा। तो इस तरह से उसको किया जाता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। इसी के साथ हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है हमारे साथ अर्जुन दास मानिकपुरी जी, जिनसे हम उनके विषय में और पेंटिंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पेंटिंग के बारे में। अर्जुन जी, जैसा कि हम आपसे सुन रहे हैं कि आपने पेंटिंग को लेके अपने भविष्य को आगे बढ़ाया और बहुत से पेंटिंग के बारे में हम आपसे जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं, तो इन सभी में आपका पसंदीदा क्या है? आपको क्या लगता है और किसे आप बहुत ही इजीली तरीके से बना लेते हैं? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे करने में बहुत सी कठिनाई भी होती है, तो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ को करने में अब तक हुई है? मेरी जो मुश्किलें आई हैं, बीच बीच में मुश्किलें आई, जैसे कि बनाने पे, स्टार्टिंग पे मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मैं खुद से ही सीखता था। तो मुझे किस तरह बनाना है, किस तरह उसे रूप देना है, वो मैंने खुद से सीखा। उस सीखने में ही मुझे बहुत टाइम लग गया, तो थोड़ी मुश्किलें आई, तो उससे मैंने खुद से ही सामना किया और उसे सुधारते गया। ऐसी कोई खास पेंटिंग जिसे आपने कभी बनाई हो और उसमें ज़्यादातर मुश्किल आपको लगी है, ये आपके साथ कब पहले बीता था? देखिए, वैसा तो मुश्किलें नहीं आई, क्योंकि जब मैंने सीखना चालू किया था तो मैंने छोटे छोटे चीज़ों को लेके मैंने सीखा, किसी भी बड़े चीज़ को नहीं लिया जिससे मुझे मुश्किल नहीं आई। तो छोटे छोटे चीज़ों को बनाने में कम मुश्किलें आती हैं और सीखने को ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा कुछ मिलता है। तो मैंने छोटे छोटे चीज़ों से चालू किया और अब जाके मैं कुछ बड़ा चीज़ बनाता हूँ, जिससे मुझे मुश्किलें बहुत कम आती हैं। अर्जुन जी, जैसा कि हमने श्रोताओं को बताया कि आप एक ड्राइंग टीचर है, स्केच आर्टिस्ट हैं और बच्चों को प्रशिक्षण भी आप देते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो उनको सिखाना सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा काम होता है जी। छोटे बच्चों को तो कैसे हैंडल करते हैं आप, कैसे सिखाते हैं उनको? छोटे बच्चे, देखिए, मैं एकदम ही ज़्यादा छोटे बच्चे को नहीं सिखाता, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी थोड़ी अलग होती है, उनको कुछ थोड़ा समझ नहीं होता है। तो एक मैंने 5th क्लास से ऊपर या 6th क्लास के ऊपर से ही मैंने क्लास लेता हूँ, जिन्हें थोड़ी जानकारियाँ होती है कि ड्राइंग क्या चीज़ है, कैसे करना है, उसको कैसे बनाना है। तो ऐसे बच्चे लोगों को मैं सिखाता हूँ, और जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत कम सिखाता हूँ। जब भी आप बच्चों को ड्राइंग सिखाते हैं, तो जैसे हम भी छोटे थे तो जैसे ABCD से शुरुआत करते थे, क ख ग से शुरुआत करते थे, तो क्या पेंटिंग में भी ऐसा कुछ होता है जो बच्चों को आप लोग सिखाते होंगे? जी बिल्कुल, ऐसा ही होता है। जैसे कोई भी बच्चे हमारे पास सीखने आते हैं तो हम उन्हें सबसे चीज़ सिखाते हैं कि पेंसिल कैसे पकड़ना है, पेंसिल का इस्तेमाल कैसे करना है, उसे किस तरह चलाना है कागज़ के ऊपर। तो वो चीज़ सिखाते हैं, जिससे क्या होता है, हाथ बैठता है, पेंसिल सही चलती है, ड्राइंग सही बनता है, कुछ चीज़ को बनाते हैं तो गलतियाँ बहुत कम होती है। तो ये सब बेसिक ही चीज़ें हैं जो हम बताते हैं बच्चों को। जी, जैसे कि बचपन में हमें पेंसिल ही पकड़ाया जाता था लिखने के लिए, ताकि गलती हो और हम उसे मिटा सके। तो आप जब पेंटिंग सिखाते हैं तो बच्चे मिटा के उसको बनाते होंगे? नहीं, जैसे बच्चे अगर कुछ गलती करते हैं तो मैं वो ड्राइंग फिर से नया शुरुआत से बनाने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि जो गलतियाँ होती हैं हम बार बार करते हैं, बच्चे उस गलती को फिर कम करते हैं। अगर एक ही ड्राइंग पे सीखते गए तो बच्चे गलतियां करते ही जाएंगे। श्रोताओं, हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में, और हमारे आज के खास मेहमान हैं अर्जुन दास मानिकपुरी जी। तो चलिए जानते हैं उनके विषय में और भी बहुत कुछ। तो अर्जुन जी, ये तो हमने आपसे जाना कि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें क्या और कैसे सिखाया जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास ये कला गॉड गिफ्टेड होती है, पर थोड़ी फिनिशिंग के लिए, हाथ बैठाने के लिए उन्हें क्लास अटेंड करना पड़ता है, तो उन्हें आप कैसे सिखाते हैं? जी, ऐसे मेरे पास भी कुछ बच्चे आए हैं जिन्हें
पहले से ही स्केचिंग आती थी, बट उन्हें समझ नहीं थी कि किस तरह बनाया जाए, किस तरह से उसे उभारा जाए। तो वो बच्चों को हम सिखाते हैं कि कैसे बनाना है, किस तरह से उसे आकार देना है। तो आपको इसकी जानकारी कैसे मिलती है कि वो बच्चा पहले से ही गॉड गिफ्टेड है या वो सीखने के लिए आया, कैसे पता चलता है आपको? देखिए, हमारे क्लास में बच्चे आते हैं तो हम उन्हें कुछ बनाने के लिए पहले देते हैं कि आप ये बना के दीजिए, बताइए कि आप किस तरह से बना सकते हैं, आपकी मेंटेलिटी क्या चीज़ है उसमें, उसको लेके। तो वो बना के बताते, तो हम उसको फिर समझते हैं कि ये बच्चा कि हाँ इस लेवल का है और इस लेवल से नीचे है या इस लेवल से ऊपर है, तो हम उस तरह के उसको सिखाते हैं। यानी कि आप अपने बच्चों का, अपने स्टूडेंट्स का पहले टेस्ट लेते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि ये ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है। तो उसको सिखाने में जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ती होगी। जी नहीं लगती है, क्योंकि उनको आता है, उनका हाथ बैठा हुआ रहता है, तो बताने और सिखाने में थोड़ा सा कम वक्त लगता है और वो जल्दी कैच कर पाते हैं उस चीज़ को। कभी कोई ऐसा बच्चा भी आया, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको आप सिखाने के लिए जब जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है। जी, तो क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आपने कुछ सिखाने की कोशिश की हो और उन्होंने ये कहा कि नहीं सर मुझे ये नहीं सीखना, मुझे ये सीखना है, ऐसा कभी हुआ हो? नहीं, ऐसा तो बच्चे नहीं बोलते कि मुझे ये सीखना वो सीखना है, बट अभी मेरे क्लास में एक बच्ची ऐसी है जिसे मैं कुछ बताता हूँ, वो तो मेरे बताने के साथ साथ ही वो अपना दिमाग लगा के कुछ और एक्स्ट्रा बनाना चाहती है और बनाती भी है। जितना मैं बताता हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो बनाती है। तो वो थोड़ी फास्ट है, तो अपना दिमाग लगाती है और अपने हिसाब से भी बनाती है। जितना मैं बताता हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो बनाती है। यानी बच्चे खुद से भी प्रयास करें तो वो आगे बढ़ सकते हैं और जल्दी सीख सकते हैं। अर्जुन जी, जैसे कि हमने आपसे थोड़ी देर पहले भी जाना था कि पेंटिंग बहुत से प्रकार के होते हैं और पेंटिंग्स के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, हमने जहाँ तक सुना है। तो आप किस किस तरह की पेंटिंग अपने बच्चों को सिखाते हैं और एक पेंटिंग सिखाने में बच्चों को कितना समय लगता है? देखिए, मैं ज़्यादातर दो या तीन तरीक़ा की पेंटिंग सिखाता हूँ, जिसमें पहला आता है एक पेंसिल स्केच और दूसरा आता है कलर पेंसिल स्केच और तीसरा आता है वाटर कलर स्केच। तो मैं ज़्यादातर, अगर बच्चे जिस हिसाब से सीखना चाहते हैं इन तीनों चीज़ों में, मैं उस हिसाब से उनको सिखाता हूँ। चलिए, आपने तो ये बात पेंसिलों की बताई, हम आपसे जानना भी चाहेंगे कि पेंसिल कितने प्रकार की होती है, लेकिन एक बच्चे को समय कितना लगता है, अवधि कितनी लगती है उसे सीखने में? देखिए, जो बच्चे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है, उन्हें उसमें एक एज मैटर करता है। अगर कोई बच्चा बहुत ही छोटा है तो उसे तो टाइम लगेगा बहुत, लगभग बड़े होते तक, जब तक उसकी समझ नहीं होती कि इसको बनाना कैसा है। और अगर कुछ बड़े बच्चे आते हैं तो उन्हें लगभग 6 महीना या साल भर में उन्हें एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक चीज़ें बता दी जाती हैं, जिनसे वो अपना एक प्लेटफॉर्म चालू कर सकते हैं, बनाना चालू कर सकते हैं, सीखना चालू कर सकते हैं। तो साल भर से 6 महीना या साल भर से समय लगता है उन्हें। अर्जुन जी, जैसा कि अभी आपने बोला कि बच्चे एज के हिसाब से सीखते हैं, तो क्या जैसे कि मैं बड़ी हूँ, जैसे कि आपने कहा बड़े बच्चों को हम जैसे लिखते हैं, तो क्या मैं भी सीख सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल, कोई भी सीख सकता है, किसी भी उम्र में सीख सकता है। जैसे कि मैं अभी एक लेडीज़ है, उनको सिखाता हूँ मैं उनके घर जाके, जिनकी शादी हो चुकी है, और उन्हें मैं सिखाता हूँ। तो वो अभी भी सीखती हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है सीखना और उन्हें आता भी है थोड़ा बहुत, तो वो मुझसे सीखती हैं। अर्जुन जी, थोड़ी देर पहले आपने पेंसिल के प्रकार बताए थे, कलर पेंसिल, वाटर कलर पेंसिल, चारकोल पेंसिल, तो इन तीनों में अंतर क्या है? ये जो पहला आता है ब्लैक एंड वाइट पेंसिल जो आता है, जिसे हम बोलते हैं चारकोल पेंसिल या ग्राफिट पेंसिल बोलते हैं। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट में दो तरह की पेंसिल आती है, ग्राफिट और चारकोल पेंसिल। फिर उसके बाद आती है कलर पेंसिल, जिसे हम वो एक तरह की पेंसिल रहती है, बस वो कलर चलती हैं, जैसा कि हमने बचपन में चलाया है, किया है, वो आती है। और तीसरा जो है वाटर कलर है ना, जैसा कि आप जानते हैं वाटर कलर में एक गाढ़ा कलर होता है, उसमें हम पानी मिला के उसको कागज़ पे उभारते हैं। इस तरह की होती है तीनों चीज़ें। तो पानी मिलाने से क्या वो वाटर कलर पेज पे फैलता नहीं है? नहीं, देखिए क्या है, जैसे कि हम जैसे बचपन में बनाते हैं, तो जो जिस हम पेज में बनाते हैं, वो एक पेज जो होता है बहुत ही सॉफ्ट रहता है, जिसमें कलर बिखर जाती हैं और ठीक से बनता भी नहीं है, और पेज जो है फट जाती है। तो वाटर कलर के लिए एक अलग से पेज आती है जिसकी मोटाई रहती है, जो मोटा रहता है, जिसमें कलर फैलता नहीं है, सही बराबर तरीके से उसमें जमता है कलर। तो वो पेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेज कौन सा यूज़ कर रहे हैं वाटर कलर के लिए। मतलब वाटर कलर के लिए पेज इज जी वेरी इंपॉर्टेंट। जी।
अर्जुन जी, जैसा कि आप तो जानते ही होंगे कि एक फेस पोर्ट्रेट होता है जिसके बारे में हमने सुना है और देखा भी है, जिसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप जब फेस पोर्ट्रेट बनाते हैं तो आप उसे कितने समय में बना लेते हैं? जैसा कि मेरे पास ऑर्डर आते हैं और मैं अपने मन से भी बनाता भी हूँ पोर्ट्रेट ऑर्डर, तो मुझे वो लगभग, अगर मैं बिना उठे बनाऊँ, मतलब एक साथ बनाऊँ, तो वो मुझे 1.5 से 2 घंटे में मैं बना लेता हूँ उस चीज़ को जी। बट उसको मैं थोड़ा बीच बीच में रोक रोक के बनाता हूँ, तो मुझे वो 2 से 3 दिन लगते हैं, अगर मैं उसमें टाइम दूँ तो। अगर मैं उसमें जितना टाइम दूंगा तो वो उतना ही अच्छे से बनेगा वो चीज़। ये तो हम आपसे आपके फील्ड के बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं, लेकिन हर किसी का एक शौक भी होता है अपने फील्ड के अलावा भी। तो पेंटिंग के अलावा आप और किन चीज़ों में रुचि रखते हैं? पेंटिंग के अलावा मुझे एक शौक है जो है क्रिकेट का। जी। क्रिकेट मैं बहुत खेलता हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। और उसके अलावा तो एक चीज़ है, स्केटिंग पसंद है मुझे। जी। और स्विमिंग करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो जैसा कि आपने क्रिकेट कहा, क्रिकेट तो हर किसी का पसंदीदा गेम है, तो उसमें आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? जी, मेरे जो फेवरेट प्लेयर हैं वो जो सबके हैं लगभग, जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। अर्जुन जी, आजकल तो कंपटीशन का ज़माना है, हर फील्ड में देखा जा रहा है कंपटीशन पे कंपटीशन हुए जा रहे हैं। तो क्या आपने कभी कंपटीशन में पार्ट लिया है अपने पेंटिंग को लेके? जी हाँ, जब मैं छोटा था, जब से मैं पेंटिंग कर रहा था, तब से जितने रायगढ़ पे जितने भी कंपटीशन होती थी, मैं उन सभी में भाग लेता था और लगभग सभी में मुझे कुछ ना कुछ प्राइज़ मिलता था। खाली हाथ तो घर नहीं आता था, तो मैं सब में लेता था भाग। हम चाहेंगे भी कि आप कभी खाली हाथ घर वापस ना जाएं और ऐसे ही भविष्य में आगे बढ़ते रहें अपने पेंटिंग को लेके। अर्जुन जी, हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसे अवार्ड मिले। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे अवार्ड पे अवार्ड मिलते रहे, लेकिन हर किसी का सपना पूरा नहीं होता, क्योंकि उस अवार्ड को पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हर किसी को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो आपके साथ ऐसा जब हुआ, कैसा वो माहौल था, कैसा फील था, आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको सबसे पहले पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जी, मुझे सबसे पहला पुरस्कार मिला था, तब मैं बहुत छोटा था। जब मुझे उतनी प्राइज़ की उतनी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब मुझे प्राइज़ मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने घर आके सबको बताया कि मुझे आज प्राइज़ मिला है। जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारे प्राइज़ मिले हैं, तो उन सभी में आपके दिल के करीब सबसे खास अवार्ड कौन सा था और क्या थी उसकी स्टोरी, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि मुझे जितने भी अवार्ड मिले वो तो सारे मेरे दिल के करीब हैं, बट मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। जो मैं स्कूल में पढ़ता था, तो उस समय मैं 11th क्लास में था जी। और मुझे उस समय एक क्रिकेट का बहुत शौक था, तो मुझे एक बैट खरीदनी थी जी। तो उसी वक्त ही एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ जिसमें प्राइज़ रखा गया 1000 रुपये। तो मैंने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया और उस प्राइज़ को हासिल किया और उस प्राइज़ से मैंने एक बैट खरीदा। तो वो जो प्राइज़ था वो मेरे बहुत दिल के करीब है और जो वो एक मोमेंट था वो मुझे आज भी याद है और मैं सबको बताता हूँ ये मोमेंट। आपने बैट खरीदा, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आपने बैट खरीदा, जैसा कि आपने हमें बताया था कि आपको क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्या कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपको क्रिकेट फील्ड चुनना था, पेंटिंग को नहीं चुनना था? ऐसा भी कभी लगा आपको? दिलचस्पी तो दोनों चीज़ें में ही थी, बट सबसे ज़्यादा थी जो पेंटिंग में ही थी, तो मैंने पेंटिंग को ज़्यादा महत्व दिया और उसी फील्ड में आप आगे बढ़े। जी, उसी फील्ड में मैं आगे बढ़ा। अर्जुन जी, जैसा कि आपने भी देखा होगा अपने स्टूडेंट्स में बहुत से बच्चे होते हैं जिनको बहुत इंटरेस्ट रहता है, लेकिन इसके अलावा भी बच्चों को अलग अलग फील्ड में भी इंटरेस्ट होता है। तो आपके फील्ड में जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि भविष्य में आगे वो कैसे आगे बढ़े इस क्षेत्र में और इसके क्या स्कोप है आगे जाके? अगर कोई बच्चा इस पेंटिंग के फील्ड पे अगर जाना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए है वो किसी एक पेंटिंग या कला विद्यालय में अपना वो प्रशिक्षण ले सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं, जिनसे उनको एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसके जरिए वो कहीं जाके भी आप एक जॉब कर सकते हैं, जैसे कि स्कूलों में खुद का क्लास खोल सकते हैं। तो वो अपना उस पे ऐसा करके अपना आगे बढ़ सकते हैं उस चीज़ में। अर्जुन जी, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चे किसी संस्था में जाके प्रशिक्षण प्राप्त करें। तो जब बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो क्या पेंटिंग के लिए भी कोई डिप्लोमा डिग्री प्राप्त होती है उनको? जी, जैसे कि वो किसी विद्यालय पे या किसी स्कूलों पे जाके वो अगर सीखते हैं तो वहाँ कोर्स होते हैं, 2 कोर्स होते हैं। एक होता है BFA जो बैचलर ऑफ
फाइन आर्ट, और दूसरा होता है MFA जो मास्टर ऑफ फाइन आर्ट है जी। तो ये दोनों कोर्स होते हैं, जिसमें जो BFA है वो होता है 2 साल का, और जो MFA होता है वो होता है 3 साल का जी। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद उसे प्रमाण पत्र मिल सकते हैं और वो अपना कहीं भी करियर बना सकते हैं। अगर बच्चे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो प्रशिक्षण ले और वहाँ से डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त जी करें। जी, ये एक तरह का डिप्लोमा है जो आप दोनों कोर्स करेंगे, दोनों चीज़ें एक डिप्लोमा है जिनका आपका अलग अलग प्रमाण पत्र मिलेगा, BFA और MFA का। जी। तो जिस बच्चे को सीखना है, जिसे डिप्लोमा प्राप्त करना है इस फील्ड पे, तो उनके लिए कोर्स होती हैं जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जो होता है 3 साल का, और उसके बाद होता है MFA मास्टर ऑफ फाइन आर्ट जो होता है 2 साल का। अर्जुन जी, मैंने पेंटिंग के एग्जीबिशन देखे हैं, हमारे स्टेट लेवल पे भी मैंने देखा है, हमारे रायगढ़ शहर में ही। तो क्या ये एग्जीबिशन नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक भी जाता है? जी बिल्कुल जाता है, जैसे कि नेशनल लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है। अगर कोई बच्चे को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो वो अपना कला को वहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं, उभार सकते हैं, जिससे काफ़ी लोग उसके कला को देखें और उनको प्रेरणा मिले, तो वो अपना एक वहाँ जाके प्रदर्शन कर सकते हैं। मतलब जो बच्चे कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक मंच, एक फील्ड होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने कला को उभार सके, लोगों को दिखा सके। जी जी बिल्कुल, मैंने भी इसी तरह का एक जो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था तो मैंने भी उसमें एक बार हिस्सा लिया था और मैंने भी अपना कला का प्रदर्शन किया था, जिससे काफ़ी लोगों ने सराहना की थी। यानी कि अर्जुन जी, आप ये कहना चाहते हैं कि कला का महत्व बहुत ज़्यादा है, और सच बात है, ये कला का महत्व बहुत ज़्यादा है, चाहे वो नेशनल लेवल में हो या चाहे इंटरनेशनल लेवल में हो, पूरी दुनिया में इसका महत्व है, क्योंकि इसी से एक कलाकार की पहचान होती है और देश दुनिया की खूबसूरती इससे बढ़ती है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज के हमारे खास मेहमान हैं अर्जुन दास मानिकपुरी जी। अर्जुन जी, कैसा लगा आपको हमारे रेडियो धूम के स्टूडियो में आके, और जो बच्चे पेंटिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मुझे रेडियो धूम पे आके बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह का कभी किसी प्रोग्राम पे मैं नहीं गया, तो मुझे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो बच्चे हैं जिन्हें इस पेंटिंग के क्षेत्र पे आगे बढ़ना है, तो उनके लिए मुझे एक संदेशा देना चाहूँगा कि वो अगर कहीं सीखना चाहते हैं तो किसी क्लास पे अपना क्लास जारी करें और सीखें वहाँ से। और जैसे कि उनको लगता है कि मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो किसी स्कूलों पे जाके अपना डिप्लोमा कंप्लीट करें, जैसा कि मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया था, तो वो कोर्स करें और उसके बाद वो अपना जहाँ चाहे वो कर सकते हैं। उस फील्ड में काम करना है या फिर कुछ करना है तो वो कर सकते हैं। यानी कि अगर बच्चों की रुचि है तो वो एक संस्था में प्रशिक्षण ले और अपने भविष्य में पेंटिंग को लेके आगे बढ़े और अपना भविष्य उजागर करे। जी, बहुत अच्छी बात आपने हमें और हमारे श्रोताओं को आज आपने बताया अर्जुन जी, हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद अर्जुन जी, आप यहाँ पे आए, हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। आपसे बात करके हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आशा करते हैं हमारे श्रोताओं को भी हमारे बीच की बातचीत बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत सी जानकारियाँ आपके द्वारा उन्हें प्राप्त हुई होगी। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगी आज। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के खास मेहमान अर्जुन दास मानिकपुरी जी, जिन्हें आप सुन रहे थे प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। दोस्तों, इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा पवन दिव्यांशु मिश्रा का। प्रोग्राम का संचालन किया आपकी रेडियो साथी आरजे विनी ने, यानी कि मैंने, और प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। अब मुझे दीजिए अनुमति, मिलेंगे आपसे इसी प्रोग्राम में फिर किसी नए मेहमान के साथ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो धूम, क्योंकि ये है दिल से दिल की ट्यून। नमस्कार।